राधे राधे दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का आज के इस दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान लिखे गए साहित्य के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम इतालवी और फ्रांसीसी साहित्य व साहित्यकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे, वो भी संपूर्ण जानकारी के साथ। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरणकालीन साहित्य। देखिए दोस्तों कि पुनर्जागरण की जो सबसे पहले जो अभिव्यक्ति हुई थी वो इतालवी साहित्य में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको पुनर्जागरण के उदय के बारे में और पुनर्जागरण के कारणों के बारे में बताया था, तो पुनर्जागरण का जो उदय का जो मुख्य कारण था, मैंने आपको बताया था कि वो राजनीतिक क्रांति नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक क्रांति थी। स्थापत्य कला का, सांस्कृतिक कला का, मूर्ति कला का, संगीत कला का आदि क्षेत्रों का इनमें इस काल में क्या हुआ था, काफी विकास हुआ था। तो पुनर्जागरण की सबसे पहले जो अभिव्यक्ति देखी गई थी, पुनर्जागरण का जो प्रथम अंश देखा गया था वो साहित्य में देखा गया था। और साहित्य में भी कहाँ पे देखा गया था? इतालवी साहित्य में, यानी इटली के साहित्य में पुनर्जागरण की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, सबसे पहले बात की गई थी। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इतालवी साहित्य के बारे में और साहित्यकारों के बारे में। तो इटली के जो साहित्यकार हैं और साहित्य है, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है दांते अलिघिएरी नामक साहित्यकार का हाथ आता है। ये उस समय पुनर्जागरण के बहुत ही अच्छे विद्वान थे, दार्शनिक थे, दांते अलिघिएरी। ठीक है, इनका कार्यकाल अगर देखें तो इनका कार्यकाल 1265 से लेकर 1321 ईस्वी तक रहा था। 1265 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1321 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम उनका क्वेश्चन देख लेते हैं। दांते अलिघिएरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, फिर उसके बाद में सेकंड साहित्यकार को पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम साहित्यकारों के रूप में क्रम से उनके साहित्यों को जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है दांते अलिघिएरी के बारे में। तो इनसे संबंधित पहला क्वेश्चन है हमारा कि बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखना है, दांते था। और इन्होंने अपनी मातृभाषा तुस्कान में प्रथम बार सबसे पहले क्या की थी? साहित्य की रचना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा दांते को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि इटालियन कविता का जनक या पिता किसे कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये दांते का फोटो है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देख लीजिए कि सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रचना है उसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपको याद रखना है कि डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो दांते की रचना है। ये इनकी क्या है कि इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है डिवाइन कॉमेडी। ये टस्कनी भाषा में लिखी गई है और इतालवी भाषा का ये प्रथम महाकाव्य भी डिवाइन कॉमेडी को माना जाता है। अब इस डिवाइन कॉमेडी में है क्या कि इस पुस्तक में मृत्यु के पश्चात आत्मा की नरक व स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का विवरण मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इनकी जो पुस्तक है सेकंड नंबर की, वो है बीता नोवा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नया जीवन। बीता नोवा का अर्थ होता है नया जीवन। और इस पुस्तक में प्रेम गीतों का संग्रह किया गया है। इसमें बिट्रिस यानी बिएट्रिस नामक सुंदर महिला के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इनकी रचना है द मेनार्किया। ठीक है, ये इनकी क्या है? एक राजनीतिक पुस्तक है। इसमें पवित्र रोमन साम्राज्य के नेतृत्व में इटली के एकीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पोप विरोधी होने के कारण इस पुस्तक को 1339 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, कि पोप विरोधी होने के कारण किस पुस्तक को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था 14वीं शताब्दी में? तो आपको याद रखना है द मेनार्किया नामक पुस्तक को जलाया गया था। और इसके रचनाकार कौन थे? दांते अलिघिएरी थे। ये बात आपको याद रखनी है। इनकी अगली रचना है द वल्गरी इलोकोशिया। ठीक है, ये 4 रचनाएं इनकी आपको याद रखनी है दांते की, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगले हम पॉइंट पे देखते हैं। अगले जो हमारे साहित्यकार हैं, इटालवी साहित्यकार हैं, वो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ठीक है, 1321 से लेकर 1374 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा, यानी 1321 में इनका जन्म हुआ, 1374 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस काल के दरमियान इन्होंने अपनी रचनाएं की। याद रखना है आपको कि इतालवी साहित्यकार हैं। ये निवासी कहाँ के थे? फ्लोरेंस यानी इटली के निवासी थे। ये प्रथम मानववादी थे। फ्रांसिस्को पेट्रार्क यानी किस साहित्यकार को प्रथम मानववादी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पेट्रार्क को कहा जाता है। इनको मानवतावाद का पिता या जनक कहा जाता है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क को। ये प्रथम आधुनिक मनुष्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क को। और प्रथम मानवतावादी अकादमी की स्थापना भी इटली में 1439 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात की गई थी, इन्हीं के याद में।
और मानववाद का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो एफ.जे. नीथहेमर ने किया था। ये जर्मनी के क्या है, शिक्षाविद थे। ये बात भी इनसे संबंधित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा कि मानवतावादियों का, जो मानववादी थे, उनका कहना था कि परलोक की चिंता छोड़कर इस लोक को ही स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इटली मानववाद का केंद्र बना फ्रांसिस्को पेट्रोक के कारण। और मानववाद जो शब्द है लैटिन भाषा के ह्यूमैनिटीज शब्द से निकला है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। इसके अलावा अफ्रीका नामक गीत के रचनाकार कौन थे, तो फ्रांसिस्को पेट्रोक थे। इन्होंने अफ्रीका नामक गीत लिखा था। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अफ्रीका नामक गीत किसने लिखा था, तो फ्रांसिस्को पेट्रोक ने लिखा था। इसमें रोम के जो प्रसिद्ध सेना नायक है सीपियो के अद्भुत जीवन का उल्लेख मिलता है इस अफ्रीका नामक गीत में। अगला पॉइंट देखिएगा कि 14 पंक्तियों की कविता की विशेष शैली सोनेट्स। इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पर रहा है तो आपने सोनेट्स के बारे में पढ़ा होगा। ये 14 पंक्तियों की कविता होती है और इसके जो जनक थे, इसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, वो थे फ्रांसिस्को पेट्रोक थे। और इन्होंने ये जो सोनेट्स हैं अपनी प्रेम का लोरा को संबोधित करते हुए प्रेम के रूप में लिखे थे। ये बात आपको याद रखनी है। अगली रचना है लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस पेट्रोक। इन्होंने रोमन साम्राज्य के 30 शासकों का वर्णन किया है इस पुस्तक में, लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन में। ठीक है। इसके अलावा है फैमिलियर लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को पेट्रोक। फैमिलियर्स लेटर्स पुस्तक के क्या है, लेखक है। तो याद रखना है, इनसे संबंधित भी 4 बातें आपको याद रखनी है कि अफ्रीका नामक गीत, 14 पंक्तियों वाली कविता की विशेष शैली सोनेट्स, लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस ऑफ मैन और फैमिलियर लेटर्स। ये 4 चीज़ें इनके बारे में याद रखना है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगले जो साहित्यकार हैं हमारे इटली के, वो हैं बोकासियो। ठीक है। ये फ्लोरेंस इटली के थे निवासी, इटली के ही निवासी हैं, फ्लोरेंस नगर के, इटली के। और ये इटालियन गद्यकार हैं। ये गद्य में लिखते थे, ठीक है, ना कि कविता पद्य के रूप में लिखते थे, गद्यकार के रूप में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये गद्यकार हैं, ये कहानी के रूप में लिखते थे, कविता के रूप में नहीं लिखते थे। इनके गुरु का नाम था फ्रांसिस्को पेट्रोक। ठीक है। यानी अभी हमने जिस फ्रांसिस्को पेट्रोक के बारे में पढ़ा है, वही फ्रांसिस्को पेट्रोक इनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है। इनको लैटिन गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है, बोकासियो को। ये बात याद रखना है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डेकोमेरोन। ठीक है, याद रखना है। इसकी रचना बोकासियो ने की थी और उनकी ये सबसे फेमस पुस्तक है डेकोमेरोन। ठीक है। ये है क्या चीज़ है कि इसमें 100 हास्य कहानियों का संग्रह है, यानी 100 कॉमेडियन स्टोरीज हैं इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में बोकासियो ने बड़ी चतुराई से मानव स्वभाव के भीभत्स रूप और गंदे रोमांच का क्या किया है, वर्णन किया है। इसके अलावा यूरोप में फैले भयंकर रोग यानी ब्लैक डेथ यानी प्लेग जो 1348 ईस्वी में फैला था, उसका भी वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है डेकोमेरोन। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। डेकोमेरोन के अलावा इन्होंने अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी की हैं, तो इनकी एक पहली रचना है फियामेटा। डेकोमेरोन के अलावा इन्होंने फियामेटा नामक रचना की थी। इससे मनोवैज्ञानिक उपन्यास की पूर्वगामी कृति कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, जिसमें देवताओं की वंशावली का वर्णन मिलता है। इसके अलावा यूनानी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक इलियट तथा ओडेसी का अनुवाद भी इन्होंने किया था, बोकासियो ने। ये बात आपको याद रखनी है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक आता है, पुनर्जागरण का, यूरोप में पुनर्जागरण का, तो आप ये मानिएगा, यकीन मानिएगा, आपको कंप्लीटली मैटर यहाँ से मिल जाएगा। हर टॉपिक का मिल जाएगा आपको, सारे पॉइंट यहीं पे मिल जाएंगे। पूरा पेपर में फंस जाएगा आपका। बस इसको कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और वीडियो को लाइक भी अवश्य करते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, अगले जो हमारे साहित्यकार हैं वो है निकोलो मैकियावेली। ठीक है, निकोलो मैकियावेली का नाम आपने पढ़ा भी होगा। ये इटालियन राजनीतिक विचारक थे और फिशर ने इनको सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है। ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है कि किसने निकोलो मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है, तो फिशर ने कहा है, याद रखना है। इनका उपनाम आधुनिक चाणक्य है, इनको आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका द प्रिंस, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है द प्रिंस। और इस ग्रंथ की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है इस ग्रंथ की।
इनके अन्य ग्रंथ भी देख लीजिए। इन्होंने द प्रिंस के अलावा द आर्ट ऑफ वार, मैंड्रागोला ये इनका नाटक है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी नामक की 4 रचनाएं और की थी, याद रखिएगा। अगले साहित्यकार है हमारे लोरेंजो वाला, 1407 से लेकर 1457 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा। ये इटालियन विद्वान थे और ऐतिहासिक आलोचना का जनक कहा जाता है लोरेंजो वाला को, ये बात आपको याद रखनी है। इनकी प्रमुख रचना थी डिक्लेमेशन कंसर्निंग द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। इसमें डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक प्राचीन ग्रंथ की आलोचना की गई है इस पुस्तक में, और पोप की सर्वोच्चता को इसमें चुनौती दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। इटालवी साहित्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि इटली के किस नगर को विद्वानों का नगर कहा जाता था, तो फ्लोरेंस को कहा जाता था। फ्लोरेंस के प्लूटोनिक अकादमी की स्थापना किसने की थी, तो कासिमो डी मेडिची ने की थी। जो अभी हमने पढ़ाया उनमें ये पॉइंट आए नहीं थे, तो हमने इनको क्वेश्चंस के माध्यम से ले लिया है। अब हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी साहित्य के बारे में। हमने अभी पढ़ा इटालवी साहित्य के बारे में, अब पढ़ते हैं हम फ्रांसीसी साहित्य के बारे में। देखिए फ्रांसीसी लेखकों के बारे में जान लीजिए कि फ्रांस में कौन कौन से लेखक हुए। इटली के लेखकों के बारे में आपने देख लिया, तो फ्रांस में लेखक हुए थे फ्राइसर्ट 1339 से 1410 ईस्वी के मध्य, बिलो 1311 से 1404 ईस्वी के मध्य, रेबेलॉस 1494 से 1553 ईस्वी के मध्य, मोंटेन या मोस्टेन भी बोलते हैं इनको 1533 से 1592 ईस्वी के मध्य। अगले हैं मार्सिगिलियो, ठीक है। अब इन 5 लेखकों से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसी उपन्यास साहित्य का जन्मदाता कौन था, तो सही आंसर है रेबेलॉस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि रेबेलॉस की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनकी पहली रचना का नाम था नया संदेश, दूसरी रचना का नाम है हीरोइक डिड्स ऑफ गारगेंतुआ एंड पांता गुवेल, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है, आधुनिक मनुष्य किसको कहा जाता था मैंने अभी बता दिया है आपको, ठीक है। और प्रथम आधुनिक व्यक्ति, प्रथम आधुनिक मनुष्य कहा जाता है पेटॉर्क को, और प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है मोंटेन या मोस्टेन को, ठीक है, याद रखना है। इनको वाल्टेयर का अग्रगामी भी कहा जाता है मोंटेन या मोस्टेन को, और एसेज नामक जो पुस्तक के लेखक है वो मोंटेन या मोस्टेन है, ये पुस्तक पूछी जाती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि डिफेंडर ऑफ पीस के रचनाकार कौन है, मार्सिगिलियो, और जनसत्ता का पहला समर्थक किसे कहा जाता है, मार्सिगिलियो को कहा जाता है। फ्रेंच रॉयल अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1465 ईस्वी से 66 ईस्वी में की गई थी, और ये फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री थे कोलवर्ट, इनके आग्रह पर फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वें ने इसकी स्थापना की थी अपने मंत्री कोलवर्ट के कहने पर। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और कंप्लीटली कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा।